हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ जो कि बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे। पिछले संडे को जब मैं लाइव गया था तो आप लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि सर मूल प्रभाज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप समझा देते तो ज्यादा अच्छा होता और उसके न्यूमेरिकल भी करवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसका जो है डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम मोल प्रभाज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। उसके अलावा इसका जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको मैं क्लियर करूंगा। जो भी डाउट्स आपके हैं मोल फ्रैक्शन को लेकर के, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इसका पूरा जो न्यूमेरिकल, पूरे फार्मूला और पूरा डेफिनेशन, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई सवाल अब आपके मन में नहीं रहेगा कि सर अगर आप इंग्लिश में बता देते तो ज़्यादा बेटर होता। मैं बाइलिंगुअल करने की पूरी कोशिश करूंगा और 100% करूंगा, जिससे कि आपको मोल फ्रैक्शन क्या होता है या मोल प्रभाज क्या होता है और इसका न्यूमेरिकल किस तरह से आता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इसको हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, कैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हेडिंग डालेंगे, मोल प्रभाज। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी। मोल फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मोल प्रभाज एक प्रकार का किसी भी विलयन में जो उपस्थित कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, कितनी मात्रा उसकी मिलाई गई है, एक प्रकार से अगर हम कहें विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए ये एक प्रकार की विधि है, जिसमें बहुत सारी विधियां हैं किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। जैसे नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया, मोललता हो गया, फॉर्मलता हो गया, वेट बाय वेट परसेंट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट परसेंट हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया। तो इस तरह से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, यानी कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हैं। तो उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल प्रभाव, मोल प्रभाज। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक विलयन है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये एक विलयन है और आपको पता है कि विलयन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है। और आप सबको पता है कि जो विलायक है वो एक होता है, हमेशा एक ही होगा। लेकिन विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। यानी कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक होता है और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। एंड यू कैन से इन द सॉल्यूशन सॉल्यूट्स कैन बी मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, मान लेते हैं कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। दो ही कंपोनेंट को हम लोग कंसीडर करते हुए चलते हैं इस सोल्यूशन में। तो ए के कितने मोल्स हैं और बी के कितने मोल्स हैं, यानी कि जो पूरा टोटल सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, और ए के मोल कितने होंगे, बी के मोल कितने होंगे, या हम यूं कह लें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। तो हम मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम हिंदी में जान लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष, किसी विशेष घटक के मोल तथा
विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको एक बार समझते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक, मान लीजिए किसी एक घटक का हमको मोल प्रभाव निकालना है, तो किसी विशेष घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल, यानी विलयन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी घटक हैं, जितने विलेय पदार्थ मिलाए गए हैं, उन सब का, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, विलायक भी तो एक प्रकार का घटक होगा ना, ये भी एक प्रकार क्या है, घटक है। तो सभी जो टोटल मोल होंगे उन दोनों के रेशियो को किसी जो घटक है उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ component and moles of all components present in the solution is known as mole fraction of that component। मतलब क्या हुआ? The ratio of the moles of component and the moles of all components present in the solution is known as the mole fraction of that component। यानी किसी एक, अगर हमको घटक का किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो जो रेशियो होगा किसी जो कंपोनेंट है उसका, उसके मोल्स और जो सोल्यूशन में प्रेजेंट सभी मोल्स हैं, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको अब हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से मोल प्रभाज होता है, क्या होता है मोल प्रभाज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसमें आपके सामने एक फिगर आ रहा होगा। ये फिगर दिखा रहा है, देखिए ये एक सर्कल है। क्या है ये एक सर्कल है और इस सर्कल में आपको 4 कलर दिखाई दे रहे हैं। एक रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो ये जो चारों कलर हैं, ये सपोज करो कि ये कंपोनेंट है। इस सर्कल के क्या है? ये कंपोनेंट है। और इस सर्कल में अगर हम चारों को सेट करते हैं तो एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। यानी कि हम इसको यूं कहें कि एक विलयन है और इस विलयन में 4 कंपोनेंट मिलाए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 कंपोनेंट हैं और चारों कंपोनेंट को मिलाने से एक सोल्यूशन बनता है। तो किसी एक का हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, है ना? यानी कि इस पूरे सर्कल में अगर हमको रेड वाले के मोल्स कैलकुलेट करने हैं या इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे? सपोज करते हैं इस कलर से लेते हैं, माना विलयन में उपस्थित विलेय के मोल, अब विलेय मान लेते हैं ए है, विलेय के मोल तथा विलायक के मोल, तो विलायक क्या होगा? बी होगा। अब विलेय के मोल को हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल n से और विलायक के मोल को डिनोट कर लेते हैं
कैपिटल एन से। ये 2 मोल हैं और आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? सपोज ए यानी दैट इज सपोज सल्यूट ए, द मोल्स ऑफ सल्यूट ए दैट इज स्मॉल एन एंड द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बी यानी कि कैपिटल एन हो जाएगा। तो अगर हम टोटल मोल देखें, कुल मोल, कुल मोल, तो कुल मोल क्या हो जाएगा? एन प्लस कैपिटल एन, यानी टोटल मोल क्या हो जाएगा? एन प्लस एन हो जाएगा। ये हो जाएंगे टोटल मोल, है ना? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हमको मान लो कि कोई सोल्यूट है, सोल्यूट ए है, तो सोल्यूट ए का मोल प्रभाव निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए, दैट इज यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स यानी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल मोल है। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हो जाएगा विलेज ए के मोल, विलेज ए के मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज ए का निकालना है, विलेय का निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ए के मोल, ए के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, विलायक का मोल निकाल लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज लिख सकते हैं। दैट इज विलायक क्या था? पी था। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी के मोल अपॉन कुल मोल। अब देखिए, जैसे ये एक सर्कल दिखा गया है आपको, तो इस सर्कल में हम लिख सकते हैं ये एन ए है, ये एन बी है, ये एन सी है और ये एन डी है। ठीक है, ये मोल्स हैं, इन सबके क्या हैं? ये मोल्स हैं। ओके, आई होप आपको ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ए के जो मोल्स होंगे, ए के मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। इसको हम अंग्रेजी में लिखें तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम डैश बी और यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू सी अपॉन एम डैश सी और यहाँ हो जाएगा डी के लिए तो डब्ल्यू डी अपॉन एम डैश डी। ये हो जाएगा इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, इसको और अच्छे से
इसके फार्मूले को डिराइव करेंगे, जहाँ की हमको पता है कि अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, या इसको हम यही कोशिश करते हैं लिख देने की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आगे लिख देते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका यहाँ अगर हम हिंदी में लिखेंगे तब भी वही होगा, है ना। क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हमको विलायक का निकालना है तो विलायक के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहां से हम जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अच्छे से इस फार्मूले को समझते हैं। अगले इस स्लाइड पे हम देखते हैं, हमने निकाला था यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू क्या निकला था, एन ए अपॉन एन ए प्लस कैपिटल एन ए, और हमने एक्स बी इक्वल टू क्या निकाला था, एन बी अपॉन एन ए, यहाँ पे ये कैपिटल एन होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब आगे हमको पता है, हमने भी आपको बताया कि एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम डैश ए, और हमने बताया आपको एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम डैश बी। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालना है तो डब्ल्यू सी अपॉन एम डैश सी, और डी का निकालना है, मान लीजिए 4 कंपोनेंट हैं उसमें, तो एन डी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू डी अपॉन एम डैश डी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम डैश ए, ये अपॉन हो जाएगा, और डब्ल्यू ए अपॉन एम डैश ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम डैश बी। ये एक फार्मूला हमने डिराइव किया यहाँ पर। और दूसरा जो फार्मूला है एन बी के लिए, यानी कि सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम डैश बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम डैश ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम डैश बी। इस तरीके से हमारे सामने ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को हम कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, इससे सारे न्यूमेरिकल आपके लग जाएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो अगर हम देखें तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या बताया मैंने, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये एक फार्मूला आपके सामने आया है, और इस फार्मूले से यहाँ पर हम ये कर लेंगे थोड़ा सा, ये इक्वल टू जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1 हमेशा होना चाहिए। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में चारों जो कलर हैं, ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, और इसकी जो वैल्यू है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, और ये भी 1/4 है। यानी कि चारों की जो वैल्यू है यहाँ पर तो सेम है, लेकिन जब इन दोनों सबको हम ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। सेम उसी तरीके से जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, और ये एक फार्मूला है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये किसी भी विलेन की सांद्रता ज्ञात करने की एक विधि है, जिसमें
ए का मोल प्रभाज कितना है, बी का मोल प्रभाज कितना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है। जब टोटल ऐड करेंगे तो ये हमेशा 1 आना चाहिए, इस बात को आप याद रख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मोल फ्रैक्शन से कैसे आप 1 कैसे होता है। मान लीजिए 1 का दे दिया गया, 1 का नहीं दिया गया, तो 1 से आप माइनस करके फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को एक जो है ऐड करेंगे तो 1 होना चाहिए। ओके, चलिए हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। आई होप ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, दोनों मोल फ्रैक्शन का ऐड कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 कंपोनेंट मिला दिए जाएं, सभी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसको जरा देखते हैं कि 450 ग्राम एसीटोन में जल 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एसीटोन तथा जल के अणुभार क्रमशः 58 एवं 18 है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम इंग्लिश वाले कैसे समझ सकते हैं। एक आपके सामने हम सोल्यूशन बना के दिखा रहे हैं। ये मान के चलिए सोल्यूशन है, और इसमें भरा हुआ है जल, यानी वाटर इसमें रखा हुआ है। दिस इज वाटर। वाटर कितना है, 450 ग्राम है, और इसमें जो मिलाया गया है वो एसीटोन मिलाया गया है। क्या मिलाया गया, एसीटोन, CH3COCH3। ठीक है, तो ये कितना है, इसका मोल है 5.8, यानी 450 ग्राम इसमें वाटर है, और जो एसीटोन है वो 5.8 ग्राम। ये तो आपको यहीं से पता चल गया होगा सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूट कौन है ना। तो सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, गिवन दैट नोट कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो, सॉल्व करने में आसानी हो। तो गिवन दैट क्या दिया गया है, वेट मान लेते हैं कि जो वाटर है उसको हम बी मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 450 ग्राम। मालिकुलर वेट कितना दिया गया है, मालिकुलर वेट ऑफ वाटर, ये मालिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। और वेट ऑफ एसीटोन यहाँ पर लिख लेंगे, वेट ऑफ एसीटोन कितना दिया गया है, 5.8 दिया गया है। और उसका मालिकुलर वेट ऑफ CH3 कितना दिया गया है, 58 दिया गया है। तो हमको कैलकुलेट करना, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम इसको यहाँ लिख रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल भी आसानी से समझ सकें। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH, ये कैलकुलेट करना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, ताकि मोल्स की वैल्यू रखेंगे तो आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, n इक्वल टू एन ऑफ, पहले जल निकाल लेते हैं, जल के यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ जाएंगे। NH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है, क्या पता है, H2O मोल्स ऑफ वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O। ये वेट ऑफ H2O कितना है, 450, 450 दिया गया, मॉलिकुलर वेट कितना है, 18। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 18 टू जा 36, और इधर कितना होता है 9, 18 5 जा 90, यानी कि ये निकले 25 मोल्स H2O के हैं। अगर हम इसी तरह कैलकुलेट करें N ऑफ CH3COCH3, तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ CH3COCH3 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ CH3COCH3। ठीक है, तो
वैल्यू पुट करते हैं 5.8 अपॉन 58, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया गया 58 और इसका जो वेट है वो 5.8 है, यानी ये आ गया 0.1। अगर हम यहाँ पर दोनों के मोल्स देख लें, टोटल मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले टोटल मोल। इसको हम लिखते हैं इस कलर से। तो टोटल मोल, टोटल मोल्स कितने हो गए 25 प्लस 0.1, दैट इज आ जाएगा 25.1। ये आ गया आपका टोटल मोल। बहुत अच्छे से आप इसको समझते रहिए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, दोनों के मोल अलग अलग निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले हम निकाल लेते हैं एसीटोन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COCH3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ CH3COCH3 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। तो मोल CH3CO के कितने मोल निकले थे, ये निकला था 0.1 अपॉन टोटल मोल कितना है 25.1। इस तरीके से क्या होगा, हम वैल्यू यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो आगे अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। समझते रहिए, ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, तब भी नहीं जाएगा। यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तब यहाँ पे एक जीरो होगा, यानी कि ये लगभग जाएगा 9 टाइम्स। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 998, इतना आएगा मोल फ्रैक्शन आप किसका है, ये CH3COCH3 का है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन आप देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स कितने आए थे H2O के 25 अपॉन टोटल मोल कितने आए थे 25.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 250 अपॉन 251। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये 3 टाइम्स आएगा। देखिए यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे 251 से डिवाइड करेंगे 1000 को तो आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा और 398 इस तरह से आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पहली बार तो ये जाएगा 250, नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये 9 टाइम्स जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 998। अब इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, यानी कि ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या H2O। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल, मान लीजिए यहाँ पर 2 कंपोनेंट दे दिया अभी तो, लेकिन मान लेते हैं अगर 3 कंपोनेंट दे देते तो आप क्या करते, है ना। 398 ये आ जाएगा और इसका आ जाएगा इस तरीके से। देखिए इस न्यूमेरिकल में दो ही, एक तो सॉल्वेंट दिया गया है, एक सोल्यूट दिया गया है। लेकिन मान लो किसी ऐसे जो आपको क्वेश्चन दे दे, न्यूमेरिकल दे दे जिसमें एक सॉल्वेंट हो और एक से ज्यादा सोल्यूट हो, तो वहां पर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। और मान लीजिए टोटल जो है मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ ले, टोटल यानी कि कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट बी का, कंपोनेंट सी का, कंपोनेंट डी का, मान लीजिए 4 उसमें जो है कंपोनेंट हैं, तो टोटल भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है और इंडिविजुअली आपसे भी पूछ सकता है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे एवीएस की पाठशाला यूट्यूब जो चैनल है उस पे जो विलेन चैप्टर यानी सोल्यूशन चैप्टर करवाया गया है, उसमें और सारे न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं।
ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर एक टॉपिक लिया गया है, और इस टॉपिक के माध्यम से हमने आपको पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर किया। इसमें एक न्यूमेरिकल भी लगाया। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं वो एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद।